बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर FBIC एनुअल एग्ज़ाम 2016 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम इसके सब्जेक्टिव मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, साथ साथ में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। ठीक है, उसके जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके प्रिपरेशन, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो ऑलरेडी वो आपको आ भी रहे होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्यों अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते? क्योंकि वो क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, क्वेश्चन में क्या लिखा है और उस तरीके से हमें कितना और किस तरह से प्रॉपर आंसर करना है। ठीक है, दैट्स वाई आपको जो है वो क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको जो है वो पता चल सके हमें इसका क्या आंसर लिखना है। ठीक है, कन्वर्जन्स को आपने बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना है कि कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। क्योंकि जब भी कहा जाता है कि इस कंपाउंड को इसमें या इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो उसमें आपने देखना होता है कि ये किस सीरीज से कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी ये आइदर रिएक्शंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है या प्रिपरेशन से पूछा जा रहा है या मल्टीपल स्टेप्स होकर ये जो है वो हम अपने रिक्वायर्ड जो है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कॉल्ड अल्कली मेटल्स? स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत से सिंपल क्वेश्चंस भी आपके पास्ट पेपर्स में आ जाते हैं। मींस के लाइक फेडरल बोर्ड के एनुअल पेपर्स में जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैकेनिज्म रिएक्शंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लेकिन साथ सिंपल क्वेश्चंस के भी आपको अच्छे से आंसर्स याद होने चाहिए, तो ही आप जो है वो 85/85 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसका प्रॉपर आंसर किस तरह से लिखना है। द वर्ड अल्कली इज़ एन अरेबिक वर्ड, मीन्स ashes. This word was used by Arabs because they found that the ashes of the plant mainly consist of sodium and potassium. And alkali metals include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ठीक है, they also produce strong alkaline solution with water. तो ये प्रॉपर इसका जो है वो अल्कली मेटल्स का आंसर है, क्योंकि ये वर्ड जो अल्कली है ये अरब वर्ड से निकला है। ठीक है, अरब्स इसको यूज़ करते थे एशेज़ के लिए। तो एशेज़ में मोस्टली प्लांट के एशेज़ में यही मेटल्स होती थी, सोडियम, पोटेशियम। दैट्स वाई इस पूरे ग्रुप का नाम भी जो है वो अल्कली मेटल्स रख दिया गया। ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस अल्कलाइन सोल्यूशन विद द वाटर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो है हमारे पास क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 रिजेंबल्स विद द ग्रुप 2 एलिमेंट्स? यानी ग्रुप 1 के मेंबर्स ग्रुप 2 के मेंबर्स के साथ कैसे रिजेंबल करें? लाइक अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या रिजेंबलेंस है? ठीक है, बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात आपको पता है क्योंकि एक जो है वो हमारे पास इस तरीके से ये 1s, ये 1s में है और ये 2s में है। तो ये s ब्लॉक यही चीज़ बता रहा है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 में आता है। ठीक है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है लास्ट में, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s1। ठीक है, लास्ट में s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तमाम अल्कली मेटल्स के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए। ठीक है, और S2 में क्या है, S2 में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों ही हमारे पास जो है वो क्या हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके S ब्लॉक में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
ठीक है, मेटल्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं दोनों, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स। एंड नंबर 3, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक है, मींस के अगर इनके हाइड्रोक्साइड्स देखे जाएं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम या ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये OH डोनेट करते हैं इन अ वाटर, ठीक है। तो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो स्ट्रांगली बेसिक हैं क्योंकि ये OH मींस के हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है ऑन हीटिंग in Bunsen flame elements of both groups give characteristic color to the flame, ठीक है। तो ये अलग से भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लेम, ठीक है, यानी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, ठीक है, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर शो करती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल ये पॉइंट बताया हुआ है कि बंसन फ्लेम में जब इन मेटल्स को हीट किया जाता है तो हर एक मेटल जो है वो करेक्टरिस्टिक कलर जो है वो फ्लेम को देती है, ठीक है। किसी का फ्लेम जो है वो येलो कलर का होता है, किसी का रेड कलर का होता है, ठीक है, किसी का ब्लू कलर का फ्लेम होता है। तो ये इनकी जो है वो आपस में रिजेंबल कर रही हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड विद द क्लोरीन। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारे पास थर्ड पीरियड में जो है वो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सोडियम है। देन हमारे पास जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, थर्ड पीरियड में, ठीक है, थर्ड पीरियड में सोडियम है हमारे पास, देन मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम, एंड आफ्टर दैट हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन ऑर्गॉन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनका क्या करना है, हमने बताना है केमिकल रिएक्शंस विद द क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ जो है वो हमें इनके केमिकल रिएक्शंस बताने हैं, लेकिन हमें साथ साथ देखना है कि क्या हमें सारे एलिमेंट्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन बताना है या कुछ स्पेसिफिक का, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें आपको सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का जो है वो रिएक्शन बताना है, ठीक है, सबका नहीं पूछा। तो क्वेश्चंस को इसी वजह से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है, जिनका पूछा है और जितना पूछा है उतना ही आपने जो है वो आंसर करना है। तो यहाँ पर देखें सोडियम का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ लिखने वाले हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका देखें जो भी सारी कंडीशंस है ना वो इसके साथ ही लिख लें। लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सोडियम बर्न विद ब्राइट ऑरेंज फ्लेम, यानी ये जो सोडियम है उसका जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो बर्न करती है विद ब्राइट ऑरेंज फ्लेम, ठीक है। यानी आपको अब स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक सोडियम बर्न विद क्लोरीन विद ब्राइट, ऐसे पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम जो हम इस तरह से इक्वेशंस वगैरह रिएक्शन इक्वेशंस लिखते हैं तो क्या उसके साथ स्टेटमेंट्स लिखनी ज़रूरी हैं। लेकिन अगर प्रॉपर बात की हुई है, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं या नहीं, एग्जामिनर देखता है कि आपने फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है या नहीं दी हुई, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन फुल लिखी हुई है, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में ही, ठीक है, ये यानी ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, फ्लेम का कलर भी बता दिया और एंड पे जो बन रहा है वो उसका नाम भी लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, और साथ उसका बताया भी है कि इसका कलर क्या है, वाइट सॉलिड की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन पूरी कर दी है, इसमें आपके फुल मार्क्स होंगे। देन आपने बताना है कि जी एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ किस तरह से जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम का देखें यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि एल्यूमिनियम जो है वो फॉइल की फॉर्म में, एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है। इनको हीट करेंगे हम, हीटेड इन अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब देखें मैंने जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसका कलर भी मेंशन कर दिया, ठीक है, पेल येलो सॉलिड है ये, ठीक है।
इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट आ जाता है सिलिकॉन का, आपसे रिएक्शन पूछा हुआ है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 रिएक्शंस आपने प्रॉपर लिखने हैं तो आपको मिल जाएगा नंबर, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने बीच में कंडीशंस पूरी नहीं लिखी हुई, ठीक है, या नाम नहीं लिखे हुए, या फ्लेम कलर्स नहीं लिखे हुए, या प्रोडक्ट्स के कलर्स नहीं लिखे हुए, तो ऑब्वियसली बात है आपको 3 में से 3 नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब सिलिकॉन का देखें, ऑलरेडी यहाँ मेंशन हो चुका है कि सिलिकॉन किस फॉर्म में है, सिलिकॉन पाउडर फॉर्म में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, हीटेड इन अ ट्यूब, ठीक है, एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। ठीक है, ये देखें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन रहा है हमारे पास और ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, देखें सब मेंशन हो रहा है कि उसका कलर क्या है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, क्या चीज़ है, वो सब कुछ मेंशन हो रहा है। तो आपने काइंडली इसी तरीके से जो है वो मेमोराइज भी करना है। ठीक है, और इसी तरीके से पेपर में भी अटैम्प्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब यही वाला क्वेश्चन आपको ना फुल फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, पेपर में, लाइक रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद द क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद द क्लोरीन, तो आपको इसको इस फॉर्म में, जैसे ये मैंने आपको नोट्स फॉर्म दिए हैं ना, तो इसी फॉर्म में आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहले तो आपने ट्रेंड बताना है। ठीक है, अभी तो सिलेक्टिव पूछा हुआ था ना, यानी सोडियम का पूछा हुआ था, एल्यूमिनियम का पूछा हुआ था और सिलिकॉन का पूछा हुआ था। तो आपसे पूरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग का पार्ट आ सकता है। जैसे कि अभी 3 एलिमेंट्स का पूछा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फिर पूरा यहाँ से लेकर ट्रेंड से लेकर पूरा एंड तक सारा सब का सब बताना होगा। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद द क्लोरीन डिक्रीजेस। ठीक है, ये लाइक सोडियम से जब हम मूव कर रहे होंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस से आगे मूव करते जाएंगे तो उनका रिएक्शन जो है वो कम होता जा रहा है विद क्लोरीन। ठीक है, क्यों? बिकॉज मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। ठीक है, बिकॉज जो मेटालिक करेक्टर है वो पहले मेटोलाइट्स में और फिर नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सारी नॉन मेटल्स आती जा रही हैं। इसकी वजह से इनका रिएक्शन भी डिक्रीज होता जा रहा है विद द क्लोरीन। जितना ज़्यादा वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन इट सेल्फ इज़ अ लाइक नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये देखें ये सारा का सारा लिखा हुआ है। मैग्नीशियम का देखें क्या लिखा हुआ है। मैग्नीशियम हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बर्न विद इंटेंस वाइट फ्लेम। ठीक है, और ये वाइट कलर का सॉलिड ही बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला MgCl2 है। बैलेंस इक्वेशन कोशिश करें कि लिखें। देन हमारे पास फॉस्फोरस आ जाता है। फॉस्फोरस का देखें कितना इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस जो है P4 वो रिएक्ट करेगा। अगर लिमिटेड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा 6Cl2 के साथ तो हमारे पास PCl3 बनेगा, और अगर एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl5 बनेगा। ठीक है, उसके बैलेंस जो है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाला जो है बर्न विद अ पेल ग्रीन फ्लेम, ये भी बर्न विद अ पेल ग्रीन फ्लेम। ठीक है, दोनों का पेल ग्रीन फ्लेम है और इसका नाम है फॉस्फोरस 3 क्लोराइड, इसको बोलेंगे फॉस्फोरस 5 क्लोराइड बोलेंगे। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है PCl3 एंड जो हमारे पास PCl5 है वो ऑफ वाइट सॉलिड है। ठीक है, दोनों की आप देख लेंगे फिजिकल स्टेट में डिफरेंस है। अब सल्फर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, उसको हीट करते हैं तो वो डाई सल्फर डाइक्लोराइड बनाता है S2Cl2। देखें, और ये ऑरेंज लिक्विड है। ठीक है, और इवल स्मेलिंग है, मीन्स कि इसकी स्मेल जो है वो आप कह लें कि अच्छी नहीं है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। तो अब ऑब्वियसली बात है क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो नहीं देखेंगे ना, तो Cl2 डज नॉट रिएक्ट विद इटसेल्फ। और लास्ट में ऑर्गॉन है। ऑर्गॉन तो आपको पता है कि ये नॉन नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैसेज हैं, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगी। ऑर्गॉन ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरीन। तो ये भी अब आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि आपने बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज भी होती है। ठीक है, और उनकी सब इक्वेशंस भी आपको लिखनी आ गई, अलोंग विद द कंडीशंस भी लिखनी आ गई हैं। ठीक है, तो इस जो टॉपिक आपका कवर होता जा रहा है पास्ट पेपर्स के थ्रू, आपने बुक खोलनी है और बुक में साथ साथ एक जो है बोल्ड आप कह लें कि मार्कर वगैरह से, ब्लैक या रेड मार्कर से आपने जो है उसको इस तरह से कोई भी टॉपिक है उसको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, यानी इस तरीके से हाईलाइट करते जाएं बुक में टॉपिक्स को, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने पास्ट पेपर्स के थ्रू कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके प्रिपेयर होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रीफली डिस्कस द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब हमारे पास ये बहुत ही आप कह लें ईजी है। आपने पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, उनके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का बता दें कि ये मेटल्स हैं।
ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट जो है वो मेटालॉइड है और लास्ट टू एलिमेंट्स टिन एंड लेड जो है वो मेटल्स हैं। और ये एरो भी लगाना है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लाइक कार्बन टू लेड, यानी ये आपने एरो डालना है ताकि पता चले कि कार्बन से लेड की तरफ जाते हुए ग्रुप 4 में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने इन सब के लिए लाइंस लिखनी है ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि कौन मेटल है कौन नहीं है किस तरीके से। ठीक है, द फर्स्ट टू एलिमेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन आर क्लियरली नॉन मेटल्स। ठीक है, हाउएवर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन आर लाइक दोज ऑफ सेमी मेटल्स। ठीक है, यानी इनका जो है वो सिलिकॉन जो है, मतलब हम उनको नॉन मेटल्स कहते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है वो कुछ सेमी मेटल्स की तरह बिहेव करती है, लाइक अगर उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए। द थर्ड एलिमेंट जर्मीनियम इज़ पार्टली मेटल एंड पार्टली नॉन मेटल, जिसको हम कहते हैं मेटालॉइड। ठीक हो गया। और लास्ट टू मेटल्स जिनको हम टिन एंड लेड कहते हैं आर क्लियरली मेटल्स। ठीक है, यानी वही जो चीज़ हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी वो हमने लाइक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, अब वहाँ पर हमने बेसिकली एक चीज़ डिफरेंट की है, हमने ऊपर जो है वो सिलिकॉन को एज अ मेटल बताया है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेमी मेटल्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सो द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन द ग्रुप 4 एलिमेंट्स इट इज़ ड्यू टू, यानी अब हमने पूरा मेटालिक कैरेक्टर बता दिया कि टॉप टू बॉटम जाते हुए जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो वो वजह क्या है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, ये देखें, ये न्यूक्लियर का चार्ज क्या करता है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा, देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली डोनेट नहीं कर सकते जो भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो गया एटम का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजीली डोनेट किए जा सकते हैं और वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रेंड था ग्रुप 4 एलिमेंट्स का। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज जिंक ग्रुप इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, यानी जिंक का जो ग्रुप है हमारे पास, यानी जिसमें हमारे पास आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, अब ये हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो रखा हुआ है इस तरह से, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, ठीक है, तो ये हमने ये वाला ग्रुप इधर आता है, ठीक है, एस ब्लॉक से पहले, तो ये हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में यहाँ पर डी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे। ठीक है, उसमें हमने जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो रखा हुआ है, जिंक ग्रुप को पूरे। ठीक है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, बट ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, इसको हमने यहाँ क्यों रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका ये है कि पहले तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, होती क्या है, ठीक है, यानी कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखेंगे। फिर हम कहेंगे कि जो जिंक का जो ग्रुप है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आता। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आता, बट इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है। रीज़न क्या है, किस वजह से किया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपने इसको जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, द एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटॉल्स आइदर इन एटॉमिक स्टेट और एनी वन ऑफ देयर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मीन्स कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी या एफ ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो यानी आप कह लें कि इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होने चाहिए, लाइक पार्शली फिल्ड होने चाहिए। कंप्लीटली फिल्ड जिसमें होंगे उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, स्कैंडियम का जो है वो हमारे पास 21 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d1। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती है। अब यहाँ पर देखें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम चेक करें, दिस इज़ 4 से जो है वो वैलेंस शेल स्टार्ट हो जाती है। ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड शेल है, ये जो है हमारे पास थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल आ जाता है। फोर्थ शेल में 4s2 3d1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि जो वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटॉल जो है वो पार्शली फिल्ड है।
ठीक है, और ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है, ठीक है, स्कैंडियम की एटॉमिक फॉर्म है ना, क्योंकि अभी तो इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया किसी से ना लिया, तो ये इसकी एटॉमिक फॉर्म हो गई। अब इसी तरीके से ये है कि अगर किसी कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो एटॉमिक फॉर्म में तो उसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, लेकिन अगर वो कोई वो बना लेता है, कोई किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, और फिर उसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो भी उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर आ जाता है हमारे पास 30, ठीक है। उसकी अगर हम देखते हैं ऑर्गॉन तक चलें, हम इसी तरह लेके जाते हैं, ऑर्गॉन 18 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4s2 एंड 3d8, ठीक है, और सॉरी 3d8 नहीं है, 3d10 है, 4s2 3d10, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अब ये जो है ना डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है, डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। द एलिमेंट्स इन विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल, अब पार्शली फिल्ड तो नहीं है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब ये एटॉमिक फॉर्म में भी पार्शली कम्प्लीटली फिल्ड है, एटॉमिक फॉर्म में भी, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में भी। और अगर इसने जिंक जो है वो +2 फॉर्म में चला जाए, ठीक है, तो भी क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और डी में उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आयनिक फॉर्म है, ठीक है, यानी आयनिक स्टेट है। तो आयनिक स्टेट में भी इसका डी कम्प्लीटली फिल्ड है, एटॉमिक फॉर्म में भी डी कम्प्लीटली फिल्ड है। दैट्स वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम सॉरी जिंक के ग्रुप को जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं डालते, ठीक है, लेकिन हमने इसको रखा हुआ है। रीज़न आप देख लेते हैं क्या है। Zinc, cadmium, mercury, zinc group are not regarded as transition elements because they have completely filled d orbitals in both elemental and ionic state. However, they are included in transition elements because they form complexes with ammonia, हेलाइडाइंस एंड अमीन्स, ठीक है। यानी अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो एक प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स बनाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस बनाना, अमोनिया, हेलाइडाइन, अमीन्स के साथ ये भी जिंक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दैट्स वाई ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑल्सो देयर केमिकल बिहेवियर इज सिमिलर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मीन्स के लाइक रिएक्शंस ये उनके तरीके के शो करते हैं। दैट्स वाई हमने इनको उसमें रखा हुआ है, ठीक हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो मोस्टली इनको आप नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है लेकिन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर वे था इसको एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी ग्रुप 7 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 7 एलिमेंट्स के आपने एटॉमिक रेडियस और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करना है। अब ग्रुप 7 कौन से आपके पास, यानी उसमें आपके पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 4 में, ठीक है। उनका एटॉमिक रेडियस आपने बताना है। वैसे तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है टॉप टू बॉटम, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो F2 Cl2 फॉर्म में ये जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ लिया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि जैसे जैसे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम इंक्रीज करता है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। इसी वजह से हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में होती हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, प्रॉपरली, यानी पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है एटॉमिक रेडियस की, फिर उसका ट्रेंड बताना है और उसके बाद रीज़न बतानी है, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस लाइक दिस, यानी ये जो ट्रेंड वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको ऐसे अटैम्प्ट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक हो गया। तो अब हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि इन ग्रुप 7
एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ट्रेंड ये होता है, यानी आपने बस बताना होता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, या पीरियड में है तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड है। साथ बिकॉज के साथ आपने इसकी रीजंस लिख देनी है। अब वो रीजंस जितनी भी हैं, 2 3 4 पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो आप बता देते हो, ठीक है, कि क्यों भाई साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल्स हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जैसे अगर स्टार्ट में 2 शेल्स थे, ठीक है, फिर नीचे आके जो है वो 3 शेल्स हो गए हैं, फिर आके हमारे पास 4 शेल्स हो गए हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं वो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक एटम का यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर उसके बाहर चले जाएं अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम हो गया इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इंटर इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो है वो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोक रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि देखें न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली बात है जितना साइज बड़ा होता जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब वो डिक्रीज होता जाएगा तो साइज ऑफ द एटम, तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज ही होगा ना, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर द मेजर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर हमने किसी भी सब्सटेंस की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखनी है तो हम कहेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना उनको सेपरेट करने के लिए, यानी अब जैसे ये हैं, इन सबको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। ऑब्वियसली बात है अगर ये स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर होगी इनको सेपरेट करने के लिए, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 7 के जैसे एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो इन केस ऑफ एलिमेंट्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स टेल अस अबाउट क्या बात बता रहे हैं, द बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट इन दैम, यानी उनके दरमियान की बॉन्डिंग फोर्सेस कैसी हैं, ठीक है। अब ये आपने यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का बता दिया कि ये बेसिकली मैयर क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड बता दें और उसके बाद उसकी रीज़न बता दें। ट्रेंड क्या है, इन द ग्रुप 7 एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस, ये देखें, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं। अब साथ आपने रीजंस बतानी है कि रीजंस क्या हैं। हेलोजेंस आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये रीज़न है, और उनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। और ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीजेज एज द साइज एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यही रीज़न है, ठीक है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज साइज एंड मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं। जितना बड़ा साइज होगा उनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं वो इतनी ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो सकते हैं। ये हम बहुत डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज अब हमने बताना है कि फर्स्ट 2 मेंबर्स जो हैं वो गैसेज हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, वाइल आयोडीन इज अ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफर कर रही हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जो फोर्सेज है उनकी वजह से। दैट्स वाई उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स अच्छे से इसको अटैम्प्ट नहीं करते क्योंकि इसकी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिखते, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने इसको अच्छे से करना है। देखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन या हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है तो हमने क्या करना है कि उसकी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑब्वियसली बात है हमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा,
ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो ऑक्सीजन देगा, और जब ऑक्सीजन देगा तो सारी की सारी कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और सारी की सारी जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से डिटेक्ट करना है और वाटर के वेपर्स को किस तरीके से जो है वो डिटेक्ट करना है। जब वो डिटेक्ट हो जाएंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, वाटर के वेपर्स डिटेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिटेक्ट हो जाती है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका स्टेप क्या है, नंबर 1, कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारे पास Cu प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यानी कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यूप्रिक कहते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन को स्टेट को क्यूप्रेस कहते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इन द ग्लास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट को। देन हमने क्या करना है, ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इजी सा था। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी वहाँ पर अगर आपने लाइम वाटर रखा हुआ है तो वो मिल्की हो जाएगा जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, विच प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन। एंड फोर्थ पॉइंट पे क्या है कि वाटर वेपर्स टर्न्स वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। वाइट कलर का होता है, अगर उसमें से पास करवाए जाएं वाइट वाटर वेपर्स तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपने 4 पॉइंट्स में इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी देखें जो यहाँ पर इसका ऑपरेटर्स है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इसको हीट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ से वेपर्स बनते जाएंगे, ठीक है, वो इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, यहाँ पे ये देखें एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करके पहले वाइट कलर का था तो वो ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स के कंफर्म हो गया कि उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स बनेंगे तो वो आगे ट्रेवल करेंगे, उन्होंने तो इसके साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं करना। तो यहाँ पर था हमारे पास लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा कि जो कि यहाँ पे हमें वाइट पीपीटी की फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा, यानी ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सॉलिबलाइज नहीं होता ना। ठीक है, तो वो मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपने इक्वेशंस जो है वो मस्ट जो है बहुत प्रॉपरली और जो है वो बैलेंस लिखनी है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बता दें एंड गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत से इजी क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने हैं तो जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस कोशिश करेंगे, डेफिनेशंस में अपनी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, अपने वर्डिंग नहीं यूज़ करनी, जो प्रॉपर डेफिनेशन है नोटेड कॉमास में ही लिखा करें। ठीक है, प्रॉपर। अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, एंड द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग। ठीक है, अब यानी एडजेसेंट मेंबर्स का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, लाइक अगर हमें अल्केन फैमिली की बात करती हूँ, अल्केन फैमिली की, ठीक है, अल्केन फैमिली का फर्स्ट यानी जो मेंबर है 1 कार्बन वो मीथेन होता है। ठीक है, तो उसका जो सेकंड मेंबर होगा इथेन, ठीक है, दिस इज एडजेसेंट। ठीक है, ये एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड मेंबर जो है वो एडजेसेंट मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपने अब जंप कर दिया ना, तो ये एडजेसेंट मेंबर्स नहीं होंगे। बिल्कुल साथ वाले जो मेंबर्स होते हैं जिनका कार्बन नंबर जो है वो साथ और होता है, यानी लाइक 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ठीक है, ये आपस में सब एडजेसेंट हैं। ये आपस में CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप नोट करें, यानी मीथेन में और ईथेन में, मीथेन और ईथेन में क्या फ़र्क है। ठीक है, यानी आप देखें मीथेन से जब हम मीथेन में मूव किए, एक कार्बन इंक्रीज़ हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स थे और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली CH2 यूनिट इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से आप इथेन से प्रोपेन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इथेन से प्रोपेन की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ये देखें CH3 वही है, ये भी CH3 वही है, तो CH2 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। होमोलोगस सीरीज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडिशन मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग, यानी मीथेन को होमोलोग कहेंगे, फिर इथेन भी होमोलोग है, फिर प्रोपेन, इसी तरह सारे के सारे मेंबर्स को हम होमोलोग कहते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अब यहाँ पर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, 3-4 मेंबर्स आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको इसके अलावा कोई और भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल होमोलोग सीरीज ऑफ द अल्कोहल फैमिली। ठीक है, अल्कोहल फैमिली का आप होमोलोग सीरीज ड्रॉ कर दें, उसके 4 मेंबर्स, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट मेंबर आप ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट मेंबर CH3OH होगा, ठीक है, 1 कार्बन, और सेकेंड मेंबर क्या होगा? आपने CH2 यानी 2 कार्बन हो जाएगा ना, तो वो CH2 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें, अब फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर एक दूसरे से CH2 से डिफर कर रहे हैं, फिर सेकंड मेंबर से जब थर्ड मेंबर की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक कार्बन और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये थर्ड मेंबर बन गया अल्कोहल फैमिली का, और ये जो है वो फोर्थ मेंबर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास फोर्थ मेंबर बन जाएगा, जिसमें 4 OH नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, सब एक दूसरे से एडजेसेंट मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे कॉन्सेप्चुअली अगर कोई भी होमोलोग सीरीज़ की डेफिनेशन पूछने के बाद कोई भी फंक्शनल ग्रुप का होमोलोग मेंबर्स पूछे जाएं तो वो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी बना लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोग सीरीज़। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब जो हमने लाइक अल्कोहल फैमिली बनाई थी, ठीक है, होमोलोग, तो आप उसी को माइंड में रखें, या कोई भी आपके माइंड में है तो आप उसको सोच लें, जैसे कि मैंने अल्कोहल फैमिली अभी बनाई थी, आप उसी को सोच लें। ठीक है, कि उनमें क्या होगा? ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, यानी अल्कोहल फैमिली में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नज़र आ रहे थे। ठीक है, सेम एलिमेंट्स होंगे सब में, एंड फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ठीक है, सब में जो सीरीज़ के एलिमेंट्स थे उन सब में जो फंक्शनल ग्रुप था OH ही था। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी? ऑल द कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। ठीक है, यानी आप अल्कोहल फैमिली के लिए जो एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, तो वो तमाम जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं वो उसको ओबे करते हैं, उस फार्मूला को। नेक्स्ट है जैसे कि ये अल्केन का फार्मूला है, ये अल्कीन का फार्मूला है, ये अल्काइन का फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलोग डिफर फ्रॉम 1 अबव एंड 1 बिलो बाय CH2 यूनिट। ऑब्वियसली बात है कि यानी जो ऊपर वाला मेंबर होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बताया जा रहा है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उससे CH2 कम कर दें, CH2 कम कर दें तो उससे पिछले मेंबर का फार्मूला बन जाएगा, और उसमें अगर CH2 ऐड कर दें, ठीक है, तो उससे थर्ड मेंबर का जो है फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके फार्मूलाज आपस में CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, 1 अबव एंड 1 बिलो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑल द कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। अब अल्कोहल हैं, अल्कोहल्स को अगर हम कह रहे हैं कि ये डिहाइड्रेशन, अच्छा, अल्कोहल्स किस तरह से बनते हैं हमारे पास? मीन्स के अल्कोहल्स अगर हम कहते हैं कि अल्कीन्स में अगर हम वाटर ऐड कर दें, ठीक है, कोई भी अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें तो उससे अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी इसके आप कह लें कि होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स होंगे वो सब इसी मेथड से, सिमिलर मेथड से जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, all the compounds in the series can be prepared by the similar methods. Next हमारे पास कुछ फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, they have the same set of properties. Next है 6, there is a general variation in physical properties with increasing molecular weight. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चलो शो करते हैं, लाइक अगर कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो चलो सारे मेंबर्स वही उसी तरीके के रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है कि आ जाता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं,
अच्छा डेंसिटी आ जाती है। तो ये चीज़ें सबकी सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब लाइक विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट वो वेरिएशन शो कर रही है। यहाँ पे देखें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं लिखा हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं या डिक्रीज़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि वेरिएशन शो करती हैं जैसे जैसे साइज़ ऑफ द या मॉलिक्यूलर वेट जो है बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको पेपर में यानी मतलब जब फुल अगर लिखने के लिए आ जाए करेक्टरिस्टिक्स तो आपने सारी की सारी लिखनी है। अगर 2 प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो 2 लिखें, 4 पूछी हुई हैं तो 4 ही अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन अल्कीन बी यूज टू प्रिपेयर। अब अल्कीन से आपने बनाना है, क्या क्या बनाना है। अब इसमें इट मीन्स कि आपने अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़े होंगे तो ये उनका ही आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स बनाने हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं और अल्केन्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप अभी इस वीडियो को जैसे ही पॉज करें, पॉज करके आप जो है ना वो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स का जो है नोट्स ओपन कर लें, ठीक है। उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि अल्कीन्स जो हैं उनसे हमने विसिनल डाइहैलाइड्स कैसे बनाए थे, अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया था, सिंपल और अल्केन कैसे बनाया था, ठीक है। तो इनका भी आपने कोई इंग्लिश विंग्लिश साथ नहीं लिखनी होती, आपने सिंपल ऊपर क्वेश्चन लिखा कि मैंने यहाँ से अल्कीन से विसिनल डाइहैलाइड बनाना है, ये हेडिंग दी आपने, ठीक है। और आप देखें अल्कीन का कुछ भी नहीं लिखा कि ईथीन से स्टार्ट करें, ठीक है, या प्रोपीन से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मीन्स कि कार्बन कंपाउंड जो हैं वो कंफर्म, कार्बन की चेन्स हैं वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। कंफर्म नहीं है तो आप जर्नल लिखेंगे, ठीक है। जब जर्नल उन्होंने पूछा है तो आप जर्नल ही लिखेंगे, ठीक है। तो जर्नल कैसे लिखेंगे, हम इसको आर के साथ शो करेंगे, ठीक है। यानी आपने ये देखें अल्कीन का जर्नल फार्मूला शो किया, बस 2 कार्बन शो करके उसमें आपने डबल बॉन्ड शो किया और साथ हमने कहा कि चेन जा रही है, अब हमें नहीं पता कितने कार्बन की चेन है। और उसकी जब हम सिंपल हैलोजिनेशन करेंगे क्योंकि डाइहैलाइड्स बनाने थे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, तो ये देखें पाई बॉन्ड टूटेगा और ये जो है 2 हैलोजेंस ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन का 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्कीन से आपने अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं। ये देखें तो ये मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा हुआ है कि ये जर्नल कोई भी अल्कीन्स ले लें, उसमें अगर आप हैलोजन एसिड ऐड करते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो जाएगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि यानी एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू द कार्बन एटम हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसको ऐड कर देना है आपने। यानी जर्नल है तो जर्नल ही आपने अल्काइल हैलाइड्स बना दी है और अल्कीन से अल्केन बनाना है तो सिंपल आपने हाइड्रोजनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय देयर रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग, यानी अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, यानी वो ग्रुप क्या हो सकता है, यानी अगर मिथाइल अटैच है तो फिर उसका फर्दर रिएक्शंस कैसे होंगे, अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है फिर उसके रिएक्शंस कैसे होंगे, यानी ये जहाँ पे जो भी ग्रुप है उसका इफेक्ट फर्दर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कैसा होगा, ये ऑलरेडी आपने टॉपिक देख लिया हुआ है, आपको समझ आ चुकी है। तो आपने सिंपल यहाँ पर इसका रिएक्शन कैसे करना है। टॉलीन, सबसे पहले तो देखें बेंजीन का नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। बेंजीन का नोमेनक्लेचर आएगा तो आपको पता चलेगा ना कि टॉलीन होता क्या है। टॉलीन होता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाओ, ये इसका स्पेशल नेम है, ठीक है। तो टॉलीन में हमने बताना है कि CH3 इज ये यानी जो अल्काइल चेन लगी हुई है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप, ठीक है। ये कौन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। अब हम अगर इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने रिएजेंट भी लिखने हैं कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो वो अब आपके पास ये है कि 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक तो ऑर्थो पे यानी ये CH3 अपनी जगह पर ही है, ठीक है, CH3 अपनी जगह पर ही है और जो आने वाला ब्रोमीन है वो ऑर्थो पे भी लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं ताकि आपके पास ये 2 प्रोडक्ट्स बन जाएं। प्लस आपके पास ये देखें यहाँ पर अगर आप ऑर्थो पे लगा रहे हैं तो ऑर्थो से जो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, वो और एक HBr, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और जो पैरा पे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर वो निकलेगा और दूसरे HBr के साथ मिलके ये इस तरह से बनाएंगे तो इट मीन्स कि 2Br2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए,
ठीक है, और 2HBr बनेगा। ठीक है, टोटल देखें Br के 4 एटम्स हो गए, 1 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने बैलेंस भी इसको करना है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है। ठीक है, अच्छा तो आप देख लें कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले आप लिख लें कि टॉलीन में CH3 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे टॉलीन लिखा हुआ है, ब्रोमिनेशन हो रही है, FeBr3 की प्रेजेंस में हो रही है, या आयरन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऑर्थो ब्रोमोटोलिन बना है, ये पैरा ब्रोमोटोलिन बना है, साथ 2HBr जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो में आपने बताना है कि नाइट्रो जो है हमारे पास ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप है। ठीक है, और आपको पता है कि ब्रोमिनेशन हमेशा FeBr3 या आयरन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इट मींस के जो ब्रोमीन है वो जाके मेटा पोजीशन पर ही अटैच होगा। ठीक है, तो वहाँ से H निकल जाएगा और H जो है वो दूसरे Br के साथ मिलके HBr बना देगा। और देन हमारे पास आ जाता है लास्ट में बेंजीन। सिंपल बेंजीन की ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे, तो सिंपल बेंजीन के तो आपने ऑलरेडी 5 जो है वो रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। यानी आपने ब्रोमिनेशन यानी सबसे पहले आपने नाइट्रेशन सल्फोनेशन, यानी नाइट्रेशन सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, ये हैलोजिनेशन हो रही है, हैलोजिनेशन। फिर उसके बाद फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये पांचों के पांच आपने पढ़े हुए हैं, उनमें से ये हैलोजिनेशन वाला था। ठीक है, बेंजीन की हैलोजिनेशन हो रही है FeBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है, देखिए कंडीशंस तीनों रिएक्शंस में वही थी, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन रही थी। तो यहाँ पे सिंपल ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, साथ HBr आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो है उनकी लिस्ट याद करनी होती है। ठीक है, वो आपने याद ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब कौन से कंडेंसेशन रिएक्शंस, अभी पहले मतलब पूरा क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप सोचें कि हमने चैप्टर नंबर 19 में जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं उसमें हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शंस, और वो दो तरह के थे, एल्डोल कंडेंसेशन था, ठीक है, और कैनिज़रोज रिएक्शन था। ठीक है, कैनिज़रोज रिएक्शन था। तो अब आपने कंडेंसेशन रिएक्शंस लिखने हैं, किस किस के दरमियान में लिखने हैं अब आप देख लें। अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं, बिटवीन 2 आइडेंटिकल कीटोन्स एंड बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दोनों के दरमियान में आपने लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि अगर 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन्स के दरमियान में आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन्स है तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन में, कि जो लेफ्ट साइड पे होगा उसमें आपने इस तरीके से ग्रुप हैंग करके लगाना है, और जो इस तरह से राइट साइड पे होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा सा ओपन करके लिखना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, ये 2 एल्डिहाइड मैंने लिखने का तरीका आपको बताया। अब इसी तरह 2 कीटोन्स होते तो इसका CH3 ग्रुप हैंग हो रहा होता और इसका यहाँ पे CH3 ऐसे हो रहा होता। ठीक है, ये 2 कीटोन्स के दरमियान में होगा। लेकिन अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे लेफ्ट साइड पे एल्डिहाइड लेना है या राइट साइड पे एल्डिहाइड लेना है, और लेफ्ट साइड पे कीटोन लेना है या राइट पे लेना है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स वाई वो लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, और उसका जो कार्बनिल ग्रुप होगा ना, कार्बनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, वो रिएक्शन शो करेगा और वो आपको प्रोडक्ट में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में नज़र नहीं आएगा, ये क्योंकि यूज़ हो चुका है, इसका बॉन्ड टूट चुका है, ये पहले OH में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बाद में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये जो राइट साइड पे जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसका फंक्शनल ग्रुप इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपको अलग से एक क्वेश्चन अलग से भी आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है ना वो कंपेयर कर दें, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और इसकी रीज़न भी आपको बताऊंगी क्योंकि ये प्रॉपर यानी पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपरली वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, दैट्स वाई अगर हमें कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान में आ जाए तो हमने एल्डिहाइड को लेफ्ट साइड पे रखना है और कीटोन्स को राइट साइड पे रखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो उसकी ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब ये मैं नहीं कहूँगी आपको कि राइट साइड पे अगर आपने एल्डिहाइड रख लिया और लेफ्ट साइड पे कीटोन्स रख लिया तो वो एक्चुअल रिएक्शन में बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट 90% बन रही है और एक 10% बन रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हम कहते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन की है, ये ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी एल्डिहाइड्स अपनी रिएक्टिविटी ज़्यादा शो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। ठीक है, तो अब आपको ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में करवाया हुआ है, बिटवीन 2 आइडेंटिकल कीटोन्स देखें।
अच्छा स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक टेस्ट वगैरह में चेक कर रही हूँ तो कटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में। कटिंग से परहेज़ करें, कटिंग आपकी जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये देखें कितना साफ़ सुथरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब रिएक्शंस लिखने की मैंने आपको दूसरी ट्रिक ये बताई है कि स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशंस पूरी लिखनी है, नेम्स लिखने हैं, ठीक है, तो ही आपको जो है वो एग्जामिनर पूरे नंबर देता है, ठीक है। यानी अब ये 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसमें 1.5 के ये दो हैं, ठीक है, स्टेप्स। और नेक्स्ट जो है एक एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरम्यान में लिखना है, तो इस तरह लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कोशिश कीजिएगा लिखें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। प्रोपानोन और प्रोपानोन के दरमियान में रिएक्शन होगा तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानोन बन जाएगा। अब ये देखें जब प्रोडक्ट में आया तो कीटोन जो है वो इंटैक्ट रह रहा है, लेकिन ये जो दूसरा लेफ्ट साइड पे कीटोन था ये ख़त्म हो गया, इसने रिएक्शन शो कर दिया, पहले एल्डिहाइड और फिर जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इनके नेम्स भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और लास्ट में एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान में भी ये देखें बिल्कुल ये दोनों रिएक्शंस एक जैसे हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हैंगिंग एच है, पिछले वाले में यहाँ पर CH3 था, यानी CH3 लगा हुआ था और यहाँ पर इसका H लगा हुआ है, बस दोनों बिल्कुल डिटू कॉपी रिएक्शंस हैं। और यहाँ पर सिंपल NaOH नहीं लिखना, डाइल्यूट NaOH लिखना है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट होता है और कैनिज़ोज़रोज़ रिएक्शन में कंसनट्रेटेड NaOH होता है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे हीट करेंगे तो यह जो है वाटर निकल जाएगा, यहाँ प्लस मैंने वाटर यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ तो आपने यहाँ पे वाटर भी लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर 19 तक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं, आमीन।